तो श्री 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 हनी सिंह जी कहकर गए हैं कि ब्लू आइज तेरी कर दी हिप्नोटाइज मैनू। ये लाइन तो हम सभी ने कभी ना कभी सुनी होगी, ये गाना तो हमने कभी ना कभी सुना होगा, बट आज हम जानने वाले हैं कि ये आंखें, ये आईज जिससे हम इस पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या फिनोमिना है, इन आंखों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और वो जो चश्मे लगते हैं हमारे, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज हम 10th क्लास के साइंस का सबसे खतरनाक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जैसा कि टॉपिक के नाम से आपको पता चल गया है, आज आंखों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या बात करेंगे, उसके अलावा हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, कितना सुंदर है ये जहां। तो जल्दी से सभी के सभी आ जाओ, फिर हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो सेशन है वो लाइव नहीं हो पाएगा, वैसे आपने देखा होगा जितनी भी क्लासेस मैं लेता हूँ लाइव लेता हूँ, बट ये वाला लाइव नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे थे भैया लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा हमें टाइम वेस्ट होता है, हमें थोड़ी स्पीड इंक्रीज करके वीडियो देखनी होती है। तो ठीक है, एक ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल लगता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको आगे के मिल जाएंगे। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों के तो हाफ ईयरली हो चुके हैं, बट जिनके अभी बच्चे हैं उनके हाफ ईयरली में तो ये चैप्टर आ ही रहा होगा, ये आंखें आ ही रही होंगी, ह्यूमन आई आ ही रहा होगा। बट जिनके हाफ ईयरली हो भी चुके हैं उनको भी ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम बोर्ड्स के अंदर तो आएगा ही आएगा, आप सभी को पता ही है। तो जल्दी से बता दो कि भाई कर दिया जाए शुरू, कर दिया जाएगा शुरू, जल्दी बताओ। जस्ट 1 मिनट देना मेरे को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सही। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सारी चीजें क्लियरली आपको दिख रही हैं, स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर है। चलिए, लाइव होता तो मुझे पता चल जाता, बट कोई इशू नहीं। अब सुनना मेरी बात। पिछले साल जब सिलेबस को रिड्यूस करा गया था तो ह्यूमन आई को हटा दिया गया था, आपको भी याद होगा, ह्यूमन आई का टॉपिक नहीं आया था। बट इस बार बोर्ड के एग्जाम में ह्यूमन आई आएगा, कलरफुल वर्ल्ड भी आएगा। तो इस पूरे चैप्टर को आज कवर करेंगे, छोटे से वन शॉट के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इस लेवल का कंटेंट कोई आपको दे नहीं सकता, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं कौन हूं? मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अगर आपको साइंस पढ़नी है या फिर 10th क्लास पढ़नी है तो पूरा चैनल आप सभी के लिए है, और 10th क्लास के सारे साइंस के टॉपिक यहां पर कवर होंगे। बाकी टीचर्स भी आकर बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे होंगे, बट साइंस मैं खुद आपकी पूरी पढ़ा रहा हूंगा, तो साइंस की कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हम खत्म करा चुके हैं, हम लेंस वगैरह, मिरर वगैरह पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा चुके हैं। आज बारी है किसकी? ह्यूमन आई की। अगली बारी होगी मैग्नेटिक इफेक्ट की। अगर आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी चाहिए तो बता देना, केमिस्ट्री के भी पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। बट इतनी जल्दी कैसे? शुरू करने से पहले हम सभी का रिवाज तो आप सभी को मालूम ही होगा। रिवाज नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? तो आज मालूम कर लो। हाँ भाई, जोश लेवल कैसा है? जोश लेवल कैसा है? लिख दो भाई, 100 में से कितना है जोश लेवल? क्या है? क्या जोश अंदर से आग आ रही है? क्या जोश आ रहा है क्या, या ठंडे पड़े हो? अगर अभी भी ठंडे पड़े हो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें पीछे छोड़ देगा, और जो तुम्हारा गोल था कि 98% लाकर रिश्तेदारों के सामने जाएंगे और बोलेंगे हाँ भाई आंटी जी 98 आ गई, और बताओ क्या चाहिए, तो वो जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, 100 में से 100 रहना चाहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में पूरा पढ़ते हैं। और ये जो लेक्चर है ना, ये मॉडर्न लेक्चर है, क्योंकि आपको यहां पर एक मॉडर्न टीचर पढ़ा रहा है, तो लेक्चर भी बहुत मॉडर्न होगा। कैसे मॉडर्न होगा? पैटर्न 10th क्लास के बोर्ड का पूरा बदल चुका है, आपको पता है। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग आएगी, और आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, सब कुछ। तो इस लेक्चर के अंदर हम बीच बीच में वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि इन कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। तो इसका मतलब अब वो पुराने लेवल की पढ़ाई नहीं होगी कि केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी और आप आंसर लिखे आओ। नहीं, आपको मैं सोचने पे मजबूर करने वाला हूं हर एक एंड से। और ये EXPF का चैलेंज का, EXPF के चैनल का, सॉरी चैलेंज बोल दिया, चैनल का एक केवल एक एम है कि हम स्टूडेंट्स को फ्री में एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, एक बड़ी शानदार एजुकेशन दे पाए। ये हमारा एक छोटा सा एम है। तो अगर आप इस एम का पार्ट बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आप सभी का प्यार है, और जितने जल्दी हम जितने ज्यादा सब्सक्राइबर ग्रो करते रहेंगे, उतने अच्छे अच्छे टीचर मैं आप सभी के लिए लेकर आ पाऊंगा। क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे डिमांड नहीं करता, कोई चीज डिमांड नहीं करता। तो आपको पता है कि यार आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा देना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई के बारे में समझते हैं। कुछ ऐसी दिखती हैं हमारी आंखें बाहर से, बट
हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो अंदर से आंखों को देखना है। तो ये जो भी आपको नाम दिख रहे हैं ना, आइरिस, प्यूपिल, अभी मत देखो, अभी इनके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लो ह्यूमन आई होता क्या है। तो भैया ह्यूमन आई कुछ नहीं होता। ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है दैट हेल्प्स टू सी, देखने के काम आता है, हमें पता है, ये सारी चीजें हमें पता है, ये हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से आंखों के ऊपर चलते हैं, आंखों की डेप्थ में चलते हैं और मजे वाली चीजें पढ़ते हैं। पहले बता देता हूं, इस चैप्टर के अंदर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, असर्शन रीजनिंग आने वाली है, तो ढंग से पढ़ते चलना। चलिए, तो ह्यूमन आई अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, इस प्रकार की, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की अंदर से कुछ दिख रही होती है। अब समझिएगा, इस ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? जैसे कि ये बाहर वाला पार्ट है, ये देखो, ये जो पार्ट है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अभी ये जो नाम है सारे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप बाहर बाहर से देख लो, और एक डायग्राम आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। पहली बता रहा हूं, ये डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, तो आपको आना चाहिए। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो भी ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम को जल्दी से अपनी क्लास नोट्स के अंदर बना लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आई का दिख रहा है, ये आई हो गया, ये लेंस हो गया। लेंस क्या होता है? लेंस के ऊपर एक पूरा चैप्टर हमने कवर करा रखा है आपका, तो वो वाला मिरर एंड लेंस वाला चैप्टर पूरा देख लेना। उसके अलावा क्या है? ये हमारी ऑप्टिकल नर्व्स हो गई। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं? ये नर्व्स क्या करती हैं? ये जो हमने देखा है ना, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी। जैसे कि आज आप मुझे देख पा रहे हो, तो आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि पहले आपकी आंखों ने देखा। आपकी आंखों ने जैसे ही मुझे देखा प्यार भरी निगाहों से, तो आपके ब्रेन के अंदर वो सिग्नल गए और आपके ब्रेन ने इमेज को इंटरप्रेट करा और तब जाकर आप मुझे देख पाए। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमिना है, बट दिखने में बहुत आसान है, दिखने में बहुत सिंपल है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इन एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम की हमारे पास कमी है। मैं एक चीज ट्राई करूंगा आज से कि लेक्चर की लेंथ थोड़ी छोटी रखे। क्यों? क्योंकि यार ज्यादा बड़े लेक्चर होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाते हैं 4-4 3-3 घंटे के लेक्चर में। तो छोटा रखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, बट थोड़ा सा स्पीड तेज करूंगा। तो आप ना 1.5x वगैरह पे मत देखना, क्योंकि स्पीड थोड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ाऊंगा, बट कवर सारा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं जल्दी से, फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं आई के अंदर। तो आ जाओ, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह निकाल लिए क्या? नोट्स वगैरह निकाल लिए क्या सबने? हाँ भाई, हाँ भाई, निकाल लिए क्या? अरे बहुत बढ़िया रे, निकाल लिया ना। चलो करते हैं शुरू, प्रारंभ आइस का। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है भैया? व्हाट इज कॉर्निया? तो देखिएगा, ये जो आंख है इसकी, ये जो आगे वाली है, ये लेयर जो है, ये जो है इसको बोलते हैं कॉर्निया। अगर आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट इज कॉर्निया, तो क्या बोलोगे? अरे भैया डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट दैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन? बताओगे क्या होता है? अरे बेवकूफो, अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सब कुछ पढ़ा रखा है। अब किसी ने अगर पूछा क्या होता है तो पिट जाओगे मुझसे, है ना। तो ऐसी गलती ना करें, आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा दिया था मैंने। चलो, तो हमने देखो पढ़ लिया कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया आउटर मोस्ट है। जब हमारे आंखों के अंदर लाइट आती है, तो जो सबसे पहले लाइट जिस चीज से टकराती है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया के थ्रू क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है लेंस। अरे लेंस क्या होता है भैया? ये देखो, ये जो लेंस अंदर बन रहा है, ये क्या है? ये है लेंस। अब तुम्हें बताना है कौन सा लेंस है भैया, ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? कौन सा है रे? कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? वो आप लोग बताओगे। चलो थोड़ा सा सोचना, इमेजिन करना, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा सोच लेना, हमने ये चैप्टर पढ़ा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। देखो ये सब फालतू की चीजें, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में पूरा हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में आपको चीजें पढ़ने की जरूरत है, बट डेफिनेशन के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि जब हम एक बोर्ड का एग्जाम लिख रहे होते हैं, तो जितना हम पॉइंट टू पॉइंट लिख पाएंगे उतना ज्यादा हमें नंबर मिलते हैं। तो दिस इज माय ऑनेस्टी कि भाई अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे, थोड़ी बड़ी है बट नंबर मिलते हैं, तो सीधी सी बात है, लिखनी पड़ जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आइरिस। भैया आइरिस क्या होता है? तो देखिएगा, आइरिस इज द डार्क मसल, या फिर देखो आइरिस नहीं पढ़ते पहले, आइरिस से पहले हम पढ़ लेते हैं प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है ये क्या होता है? ये प्यूपिल क्या है? तो देखो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल होता है एक छेद, एक होल, एक छोटा सा होल, इतना सा नन्ना मुन्ना सा छोटा मोटा सा एक होल। इस होल में से आपकी जो
लाइट आती है वो अंदर एंटर करती है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है, इट इज द विंडो ऑफ द आई, आंख की क्या है, विंडो। इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कितनी आईज के अंदर लाइट आएगी वो कौन कंट्रोल करता है, अरे वो मेरा मित्र प्यूपिल करता है। कौन करता है, अरे प्यूपिल करता है। प्यूपिल हमारा दोस्त है जो कि कितनी लाइट आएगी आंख के अंदर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो प्यूपिल हमारा दोस्त है और कितनी लाइट आएगी वो कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल का बड़ा भाई, प्यूपिल का बड़ा भाई होता है आइरिस। कौन होता है, आइरिस। भैया बड़ा भाई क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये जो आइरिस होता है ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो आइरिस क्या है देखते हैं, ये तो है प्यूपिल, ये तो है प्यूपिल, और आइरिस पता है क्या है, ये मसल, ये देख, ये होल तो है प्यूपिल और ये है आइरिस। आइरिस क्या करता है देखते हैं। आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल एक छेद है, एक होल है, और आइरिस क्या है, इसका बड़ा भाई है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अरे भैया ये तो बहुत सिंपल है, हमें सब समझ आ रहा है, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, आगे और डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगला देखते हैं सिलेरी मसल। सिलेरी मसल कौन सी होती है भैया जी, सिलेरी मसल क्या होती है देखते हैं। दे होल्ड्स द लेंस इन द पोजीशन एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर। इसका मतलब एक लेंस होता है, तो लेंस का जो बड़ा भाई है जो कि लेंस की पोजीशन बदलता रहता है, लेंस को मॉडिफाई करता रहता है, वो कौन है, सिलेरी मसल। कौन है भैया, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल कौन है, लेंस का बड़ा भाई। बहुत बढ़िया भैया, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं चलो। एंड देखो वीडियोस इतने टाइम से इसलिए भी नहीं आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे भैया वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो उनका मेजर रीजन मैं आपको बताऊं तो मैं काफी टाइम से बीमार था, वायरल फीवर हो रखा था 10-15 दिन, एंड गला, और अभी भी गला सही नहीं हुआ है, आप देख रहे होगे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एंड टीचिंग में क्या होता है ना, जब तक हमारा गला सही नहीं होता तब तक हमें मजा नहीं आता पढ़ाने में, क्योंकि एक एनर्जी आती है गले से, वो नहीं आ पाती। तो उस वजह से थोड़ा रेस्ट पे था, एंड सही हो रहा है अब। तो है ना तय यार, आप लोगों के लिए चीजें लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे, बट कभी कभार प्रॉब्लम्स आती हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझ पर डिपेंडेंट हैं और वो बोलते हैं कि भैया यार आपका ही पढ़ा हुआ समझ आता है, आप प्लीज लेक्चर जल्दी डाला करो, बट कभी कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे कंट्रोल में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल कौन है, लेंस का बड़ा भाई। आगे देखते हैं रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना कुछ नहीं है बेटा, रेटिना है स्क्रीन। स्क्रीन वो प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन होती है ना, वैसी स्क्रीन, इस पे क्या होती है, इमेज बनती है। तो रेटिना क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो ध्यान से देखना, इस एग्जांपल से देखते हैं, इधर यहां से आई लाइट, यहां से आई लाइट, ये लेंस है, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और एक कन्वर्ज करके यहां पर इमेज बनाएगा। और ये क्या है, ये है हमारा रेटिना। ये क्या है, हमारा रेटिना। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो रेटिना क्या हो गया मेरे मित्रों, रेटिना हो गया वो स्क्रीन जिसपे की इमेज फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व कुछ नहीं होता। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ऑप्टिकल नर्व कहाँ है, ये रही, यहां, यहां, ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व बेसिकली क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व आपकी जो भी इमेज बनती है रेटिना पे, उसके आपके दिमाग पे भेजता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, बट आप इतना समझ लो, अ पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, जहां से वो जो ऑप्टिक नर्व है वो आई से निकल जाती है, वो हमारा होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, चलो नोट डाउन कर रहे हो ना। ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल रहे होंगे, बट आप नोट डाउन करते चलोगे तो बेहतर है। अब आखिरी की दो डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। ये क्या होता है भैया, ये तो बड़ा अजीब सा नाम आ गया, पहली बार सुन रहे हैं, अरे डरो मत, बहुत सिंपल है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ध्यान से समझिएगा, बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। कॉर्निया कहां होता है, ये, आई लेंस कहां है, ये,
इनके बीच में जो लिक्विड है, जो जेली लाइक लिक्विड है, वो क्या है? वो है हमारा एक्वस ह्यूमर। क्या है भैया जी? एक्वस ह्यूमर। सिमिलरली विट्रस ह्यूमर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर भी लिक्विड ही होता है, बट ये लिक्विड कहां होता है? ये लिक्विड होता है लेंस और रेटिना के बीच में, मतलब यहां पर। यहां पर क्या होता है? ये विट्रस ह्यूमर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, जल्दी। मैं जब तक पानी वगैरह पी लेता हूं, आप नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? बहुत सही। अरे बहुत सही, अरे रे क्या बात है। चलिए आगे बढ़ जाएं। हाउस दी जोश। हाई भैया या लो भैया? हाई भैया, लो भैया? अरे हाई है यार, कम कैसे करेंगे, हम तो शेर लोग हैं। याद रखना, जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, लगे कि आज पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक पल अपने पेरेंट्स की फेस याद कर लेना, उनकी शक्ल याद कर लेना। यार वो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को इतनी लेट आते हैं, और क्या मैं उन लोगों के लिए इतना पढ़ के एक नंबर नहीं अचीव कर सकता? भैया नंबर से क्या होता है? नंबर से कुछ नहीं होता, पर तुम्हारे पेरेंट्स को उन नंबर से खुशी मिल सकती है, और वो खुशी बहुत डिफरेंट हो। इसलिए कहता हूं, नंबर के लिए मत पढ़ो, बट अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आप थोड़ा सा ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फार पॉइंट ऑफ द आई, दूसरा है नियर पॉइंट ऑफ द आई। होपफुली ये विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं है तो मतलब एक मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पर मेरे हिसाब से विजिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 मिनट रुकना, देख लेते हैं। क्या अब विजिबल है? अब विजिबल है? चलो भैया अब विजिबल है, बहुत सही। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा फार पॉइंट, एक होता है हमारा नियर पॉइंट। तो देखना फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है कि भाई हम कितनी दूर तक अपनी आंखों से देख सकते हैं। भैया मैं तो चांद देख लेता हूं, मैं तो चांद भी देख लेता हूं, तो मैं तो बहुत दूर तक देख सकता हूं, है ना? मैं तो सितारे देख लेता हूं। बात तो तुम्हारी सही है। इसका मतलब एक कॉमन ह्यूमन का फार पॉइंट क्या होगा? इनफाइनाइट, कितनी भी दूर तक देख सकता हूं। तो फार पॉइंट वो पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है फार पॉइंट। और फार पॉइंट नॉर्मली कितना होता है ह्यूमंस का? इनफाइनाइट। अब एक दूसरा होता है नियर पॉइंट, इतनी पास तक देख सकते हैं। तो एक एक्टिविटी करना मेरे साथ, ठीक है? पेन है तुम्हारे पास, क्या है? नोटबुक है? कोई नोटबुक लो। अब इसको ऐसे रखो इतनी दूर, अब इसको पास लाओ, इसको देखते रहना, पास लाओ 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 पास लाओ, और इतना पास आ जाएगा ना, जो आपको ये जो पेन है या नोटबुक है वो धुल्ला दिखने लगेगा। करके देखो, करके देखो। इसका मतलब कि भाई एक ऐसा डिस्टेंस है जिससे हम चीजों को पास लाते हैं, तो भाई चीजें फिर अनक्लियर हो जाती हैं, फिर हमें समझ नहीं आ पाता। और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई। बहुत बढ़िया भैया, ये बात तो बहुत सिंपल थी, समझ आ गई हमको। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आपका नियर पॉइंट होता है वो कहां होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। कहां होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का होता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं हो तो आप शायद इतनी पास का भी क्लियरली देख लो, बट ऐसा होता नहीं है, सबका 25 सेंटीमीटर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं, वरना मुझे ही नहीं दिखेगा। 1 मिनट जरा, चलो बहुत से। चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से। अच्छा एक चीज बता, एक चीज बता, जब मैं तुम्हें लेंस का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि लेंस हैज अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ, फोकस होता है ना? हाँ बात तो सही है। पर भैया जब मैं ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं एक चीज को पास से देखूंगा, इसको मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, तो पीछे की सारी चीजें ब्लर दिखेंगी। और जैसे ही मैं इसकी तरफ से फोकस हटाता हूं और बगल वाली चीज को देखने लगता हूं, तो ये धुंधला दिखने लगता है। करके देखो, एक चीज को अपने सामने रखो, उस पर फोकस करो,
बाकी पीछे का सब धुंधला दिखेगा। और आप क्या करो, इसका उल्टा करो, अब इस पे फोकस मत करो, बगल वाली चीज पे फोकस करो, ये धुंधला दिखेगा। ये कैसे हो रहा है? हमारी आईज के अंदर तो एक लेंस है, उस लेंस की एक फोकल लेंथ होगी, बट ये कैसे हो रहा है कि अगर हम इसको देखना चाहे तो ये क्लियर दिखता है, इसको देखना चाहे तो ये क्लियर दिखता है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ क्या, पावर। और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर। असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर असर्शन आपका ये होगा कि भाई हम दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख पाते हैं, पास का भी देख पाते हैं। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होता है अकोमोडेशन ऑफ पावर। तो असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स, सर्टेन मसल्स कौन से? अरे अभी बताया, सिलेरी मसल्स। बताया नहीं बताया? बताया नहीं बताया? बताया था बिल्कुल। Ciliary muscle functions to change the focal length of the eyes so that the image is clearly formed on the retina. भैया कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा हिंदी में समझाओ, देखो प्यार से समझना। Accommodation of power is the phenomena in which our eye lens can change its focal length. वो उस फोकस को चेंज कर सकती है by the help of ciliary muscle। वो होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। भैया अब भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा और समझाओ ना। तो देखो बेटा, ये हमारा लेंस है, ये हमारा सिलेरी मसल, ठीक है। जैसे ही हम कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे ही हम कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो पता क्या होगा? तो पता क्या होगा? सोचो सोचो, तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा रे, बड़ा सिंपल फिनोमिना है। क्या होगा? ध्यान से समझ, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है। तो ये जो हमारा सिलेरी मसल है ये स्ट्रेच हो जाएंगे और हमारा आई लेंस पतला हो जाएगा। आई लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। देखो पतला हो जाएगा, आई लेंस पतला हो जाएगा। और जब कोई चीज पास आ जाएगी तो क्या होगा? तो हमारा सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आई लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, फोकल लेंथ को बदलना। अब देखो केस वन देखो, टू सी दी फार ऑब्जेक्ट। अगर मैं दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो मेरी जो आईज है उनका जो लेंस है उस लेंस के साथ क्या होना चाहिए? तो जो लेंस है वो थिन हो जाना चाहिए, थिन हो जाना चाहिए। सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे और जो लेंस है वो पतला हो जाएगा। समझे? हाँ भैया समझे। और सेकंड केस के अंदर जब मुझे पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या होगा? अरे तो कुछ नहीं होगा रे, तो क्या होगा? सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये थिक हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ बदल जाएगी। बस सिंपल, समझ गए? समझ गए क्या? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब एक बच्चा मेरे से पूछेगा कि भैया हम ये फोकल लेंथ बदल क्यों रहे हैं? पता है क्यों बदल रहे हैं? देख बेटा, हमें जो इमेज बनानी है ना, हमें इमेज बनानी है रेटिना पे, रेटिना पे हमें इमेज बनानी है, रेटिना पे। ये रेटिना है, इस पर हमें इमेज बनानी है। अगर मेरी इमेज रेटिना के दूर बनी या रेटिना से पहले बनी तो क्या इमेज बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो मतलब इमेज रेटिना पे ही बननी चाहिए। हाँ, तो अगर मुझे रेटिना पे इमेज बनानी है तो ये जो लेंस है कभी वो पतला हो जाएगा या कभी वो मोटा हो जाएगा, उससे इमेज रेटिना पे ही बनेगी। समझ गए? समझ गए? तो इसका मतलब भैया ये जो हमारी आंखें हैं ना, इसके अंदर इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। जब भगवान ने हमें बनाया है तो ऐसी टेक्नोलॉजी सेट करी है कि हमारी आईज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब अगर हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा, पास का देख रहे हैं मोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी क्या बनाया है हमको। और तुम इतना अच्छा हमें बनाया गया है एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर भी हम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करते, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है ना? तो भाई जब इतना अच्छा तुम्हें बनाया गया है भगवान ने तो कुछ अच्छा काम करो, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, है ना? और अच्छे नंबर लाओ। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि यार हाउ आर आईज
फोकस। तो ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कैसे आईज फोकस करती हैं। तो भाई कुछ नहीं करती, अपनी रेज आती हैं और जो अपना लेंस होता है वो रेटिना पे इमेज बनाता है। तो ये बहुत बेसिक फिनोमिना है, मैं आपको ये दोनों चीजें समझा चुका हूं। अब बढ़ते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। डिफेक्ट्स, चश्मा। चश्मा क्यों पहनते हैं? हाँ भैया, चश्मा क्यों पहनते हैं हम? आपने देखा होगा आपके क्लास के अंदर या आपके खुद के, आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर के चश्मे लग रहे हैं। अब तो मेरे भी चश्मा लग गया है, क्योंकि यहाँ बहुत लाइटिंग वगैरह होती है स्टूडियो में और उसकी वजह से आईज पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो मेरे भी लग चुका है अब तो चश्मा लगता क्यों है? क्यों? कुछ डिसीजेस की वजह से। डिसीजेस नहीं बोलूंगा उनको, कुछ करेक्शंस की वजह से बोल लो। दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है मायोपिया। मायोपिया क्या होती है? मायोपिया। मायोपिया क्या होती है? मायोपिया क्या होती है? चलो मायोपिया को पढ़ते हैं। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया एक वो बीमारी है जो हमें, मुझे, तुम्हें और सबको है। सबको नहीं बोलूंगा, जिन जिनके चश्मे लग रहे हैं। 90% यंग एज वाले स्टूडेंट्स को, या फिर मैं बोलूं 20, 25, 30 साल तक के लोगों को मायोपिया होता है। मायोपिया एक वो बीमारी है जिसके अंदर हमको भाई पास का तो क्लियरली दिखता है। अगर मैं बोलूं एक किताब पढ़ के बता तो तू पढ़ लेगा, पर जब तू दूर का देखता है तो तुझे नहीं दिखता। और इसी पे ही एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है। केस बेस्ड क्वेश्चन ये होता है कि राहुल इज अ ब्राइट स्टूडेंट। राहुल इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। राहुल क्लास के पीछे बैठता है, तो राहुल को क्लास के पीछे से धुंधला दिखता है, राहुल को बोर्ड नहीं दिख पाता। तो राहुल को क्या करना चाहिए? और जो राहुल को नहीं दिख पाता दूर से, उस बीमारी का क्या नाम है? उस डिसीज का क्या नाम है? तो उस डिसीज का नाम है मायोपिया। उस प्रॉब्लम का नाम है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। पास का तो दिख जाता है, बट यार राहुल को दूर का नहीं दिख पा रहा है। तो इस मायोपिया को दूर कैसे किया जाए? चश्मा लगा के। कौन सा चश्मा, कौन सा लेंस? सोचो, सोचो एक बार, सोचो। 1 मिनट वीडियो पोस्ट करो, कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव लगाएंगे, कॉन्वेक्स लगाएंगे? एक बार सोचो, जल्दी 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 सोचो। सोच लिया? सोच लिया? चलो, तो अब देखते हैं कि इसका करेक्शन कैसे होगा। तो समझिएगा, इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर नहीं है, लेंस, कॉनकेव लेंस। का मतलब, जब हम एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो भैया जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। फिर से बोल रहा हूं, राहुल एक ऐसा बच्चा है जिसको पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम का नाम बताओ और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करो। मायोपिया प्रॉब्लम है, मायोपिया को आप डिफाइन कर सकते हो, आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब उस प्रॉब्लम का करेक्शन क्या है? उस प्रॉब्लम का करेक्शन है कॉनकेव लेंस। और एक काम और करना, जब आप आंसर लिख रहे हो अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो डायग्राम भी बनाकर आना। डायग्राम क्या बनाओगे कि प्रॉब्लम है ये, ध्यान से देखना प्रॉब्लम क्या है। ये इमेज है, ये आ रही है, आ रही है, और यहां पर फॉर्म हो रही है, यहां पर रेटिना से पहले, रेटिना से पहले फॉर्म हो गई। देखो ये रेटिना था, इमेज यहां पर फॉर्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लेंस बना दूंगा, लेंस बना दूंगा। कौन सा लेंस लगा रहा हूं भैया जी? मैं कॉनकेव लेंस बना दूंगा। तो अब क्या होगा, कॉनकेव लेंस की वजह से जो मेरी लाइट रेज है वो यहां पर जाके मिलेंगी रेटिना। समझ गए? समझ गए? क्लियर है क्या रे? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? हाँ जी भैया, एकदम चकाचक क्लियर है। मतलब भैया ये क्वेश्चन क्या हमारे बोर्ड्स में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है रे। समझ ले, अभी भी टाइम है तेरे पास। मायोपिया क्या होता है, उसका करेक्शन क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये एग्जांपल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है कि भाई होता क्या है, करेक्शन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। ये देखो लेंस लगा दिया बीच में, कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस से क्या हुआ, इमेज यहां पर बनने लग गई फिर से, ठीक है। क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं क्या, क्या भाई जोर से बोलो, क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कौन सी प्रॉब्लम है? हाइपरमेट्रोपिया वो प्रॉब्लम है जो आपके शायद पेरेंट्स को हो सकती है। हाइपरमेट्रोपिया में भाई दूर का तो सब दिखता है पर पास का नहीं दिखता, ये दिक्कत है। इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी एक टीचर है, उनको पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम का नाम लिख देना हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है वो आप एक्सप्लेन कर देना। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है वो आप एक्सप्लेन कर देना। अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो उसमें होता क्या है, जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। ये अपना रेटिना है, ये अपना रेटिना है, इसके पीछे इमेज फॉर्म होती है। यहां पर देखो, देखो ये रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होती है और ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हुई। समझे? हाँ भैया समझ, प्रॉब्लम समझ गए। नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अरे भैया सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे ना। क्या लगा देंगे रे बेटा, जोर से बोल। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। क्या दिक्कत है रे, ऐसे लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो आ जाओ लगा देते हैं फिर आगे कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ गया रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लगा दिया हमने कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हुआ, रेटिना पे इमेज बन गई। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो हमारे डायग्राम है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कॉनकेव लेंस किस में यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है, और इसका क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आने की चांसेस 90% से भी ज्यादा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं जब तक, जल्दी से फटाफट। चलें, चलने क्या कर दें, क्या आगे बढ़ जाएं क्या रे, बोल रहे? चलो, अब हमारा जो ह्यूमन आई था वो खत्म हो चुका है, बट दो चीजें मैं आपको बताता हूं। और ये क्वेश्चन आपको किसी भी क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी डिस्कस नहीं करता, बट ये क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर आ सकता है। देखो मेरा एक मोटिव है कि यार जैसे जैसे हमारा पैटर्न बदला है 10th क्लास के बोर्ड का, तो हमारी पढ़ाई भी बदले। पहले हम क्या पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे, बुक करते थे और पेपर दे देते थे, बट अब हमें सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ द फेस। मतलब ये आंखें, ये हमारे फेस के सामने क्यों है, पीछे क्यों नहीं है, ये बताओ। इमेजिन करो आपका पूरा चेहरा यहां है और आंखें पीछे हैं, हो सकता है ना? तो एडवांटेज क्या है, भगवान ने क्यों बनाया है हमको ऐसा? भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके आंसर हैं, इट गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। हम सामने से बहुत दूर तक का ऐसे देख पाते हैं, पूरा इधर से लेकर इधर तक का पूरा देख पाते हैं, तो वाइड, हमें वाइड व्यू देता है। सेकेंडली इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, क्योंकि हमारी आंखें सामने हैं तो हम देख ऊपर का भी, नीचे का भी, दाएं बाएं सब कुछ देख सकते हैं। तो ये इसके दो रीजन है एंड ये असर्शन रीजनिंग के अंदर पूछा जा सकता है। छोटा सा हमारा सवाल था। चलिए भैया जी फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रिज्म, अब हम घुस रहे हैं, ह्यूमन आई हमारा खत्म हो गया, अब हम चल रहे हैं कहां पर, कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में जाने से पहले अरे फिर से देख लेते हैं कि भैया जी जोश मीटर कैसा है। जोश मीटर कैसा है हमारा, जोश मीटर कैसा है हमारा 100 में से, जल्दी से बोल दो रे। कैसा है हमारा जोश मीटर, टिका हुआ है या खत्म हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय बोल गया क्या? हाँ भाई, है भैया 100% जोश है। और जिसमें नहीं है वो जाओ 2 मिनट पानी वानी पियो, पुशअप पुशअप लगाओ और आ जाओ, है ना? और अगर किसी को ऐसे एनर्जी नहीं मिलती तो वो वाला गाना सुन लो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर एनर्जी मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है यार? आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि यार एक व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है प्रिज्म की वजह से, है ना? कराया होगा, देखा होगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कोई कमेंट में लिख सकता है क्या? इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आपके सिलेबस में 3 फिनोमिना है, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तीनों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में जानिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? अरे भाई जब एक व्हाइट लाइट आती है प्रिज्म से तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वो स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट्स में। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर की लाइट होती हैं,
और जैसे ही हम प्रिज्म में डालते हैं तो प्रिज्म में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन से भी क्या होता है, बढ़ जाता है अलग अलग में, अलग अलग कलर्स में बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ता है, क्यों, इसका रीजन है ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज। हर कलर की एक डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी है। इस शब्द को प्लीज याद रखना, क्योंकि जब आपके बोर्ड के अंदर सवाल आएगा ये कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वैसे इतना आसान सवाल आता नहीं है, बट अगर आता है तो भाई तुम्हें ये वाला शब्द तुम लिख के आने चाहिए, बेंडिंग एबिलिटी। अगर ये नहीं लिख के आओगे तो टीचर आधा नंबर काट लेगा, पहले ही बता रहा हूं। ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे क्या होता है डिस्पर्जन, कि भाई एक व्हाइट लाइट गई और वो 7 रंगों में बट गया, क्यों बटा, क्योंकि डिफरेंट एबिलिटी, बेंडिंग एबिलिटी, ठीक। चल आगे बढ़े, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, चलो आगे बढ़ते। अब पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्या पता इसका एक सवाल आ जाए। तो ध्यान से देखो, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो कैसे जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे होती है ना, चेक करो होती है नहीं होती, हाँ भैया होती तो है, होती तो है। बात तो भैया आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि एक लाइट गई रिफ्रैक्ट हो, है ना, हाँ भैया यही होता है, हाँ सही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अब सोचो, अगर मैं इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता जाऊं, देखो अब दूसरी लाइट रे मैंने ऐसे कर दी, अब क्या होगा, ये ऐसे भागेगा। अगर मैं और बढ़ाऊं तो अब ये ऐसे भागेगा, है ना। और एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जब मैं इस लाइट रे को भेजूंगा जिसमें कि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री पे निकल जाएगी, 90 डिग्री पे निकल जाएगी। देखो देखो देखो, पर भैया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जा रहा है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तब तो टूवर्ड्स भी जा सकता है, अवे भी जा सकता है। बात तेरी सही है, बात तेरी सही है, पर केस में कौन सा ले रहा हूं, केस में ले रहा हूं डेंसर से रेयरर का। ये डेंसर है, ये रेयर है। जब भी डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने भी आपको पढ़ाया था, है ना। बात तो भैया आप बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ जी भैया जी, क्या बात है भैया, बात तो आपकी एक नंबर है। तो जब भी हमारी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम पे जाती है तो एक एंगल ऐसा आता है जब हमारा रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और उस इंसिडेंट एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल याद रखो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो कि भाई एक वो एंगल जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने अब मैंने इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, देखो अब ये लाइट रे ऐसे गई, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो पता क्या होगा, तो ये जो लाइट है वो बेंड करके अंदर आ जाएगी सेम मीडियम के, समझे, समझे, हाँ भैया बात तो सही है। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से लाइट गई और वो वापस उसी मीडियम में आ गई, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म होती है TIR। जो बच्चे 11th 12th के अंदर साइंस लेंगे उनका 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है, पूरा एक चैप्टर है लेंस वगैरह के ऊपर, तो उसमें आप ये बहुत डेप्थ में पढ़ोगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करोगे या 12th बोर्ड में भी पढ़ोगे तब भी आपके आते हैं, क्योंकि मैं अभी जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स तो मुझे पता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है TIR, आगे जाकर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब TIR के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, व्हाट आर दी टू कंडीशंस फॉर TIR। देखो ये मैंने आपको समझाया कि भाई देखो लाइट गई, अब एक एंगल ऐसा आता है, एक एंगल ऐसा आता है जब ये लाइट जो है बेंड करके वापस उसमें आ जाती है, और इसमें इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, दो कंडीशन, एक मिनट कहां गई रे स्लाइड,
आजा भाई, स्लाइड कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई, ये व्हाट आर दी टू कंडीशन? टू कंडीशन आर, ध्यान से देखिएगा, टू कंडीशन क्या होती हैं? सबसे पहली कंडीशन डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए लाइट, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना? हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखो दूसरा देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। वो जो मैंने अभी क्रिटिकल एंगल बताया, उस एंगल से बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, तभी तो जाकर अंदर आएगी वापस, ऑब्वियस सी बात। तो ये दो नोट डाउन कर लो फटाफट, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ जाए? अरे भैया बहुत बढ़िया, आ गया सब समझ में, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो रे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होती है ना, आपके घरों में वाईफाई की केबल आती है, वाईफाई की एक केबल होती है, अजीब सी केबल होती है, बिल्कुल स्ट्रिप, जिसको आपके वाईफाई के ओनर बोलते हैं कि इनको मोड़ना मत, इनको मोड़ना मत, बोलते होंगे आपसे। जिनके घर में वाईफाई लग रहा है वो समझेंगे इस बात को। वाईफाई की केबल होती है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है भाई। जो सिग्नल आते हैं उसके अंदर वो टीआईआर से आते हैं। वो किससे आते हैं? टीआईआर से, ऐसे टीआईआर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द फिजिकल एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो याद रखना आप लिख दो ऑप्टिकल केबल्स। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रोहित एक बच्चा है, उसके घर में वाईफाई लगा और वाईफाई वालों ने ऑप्टिकल केबल यूज करी, तो उन्होंने बोला इस ऑप्टिकल केबल को कभी भी मोड़ना मत। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ऑप्टिकल केबल टीआईआर का फिनोमिना यूज करती हैं, अगर आप इनको मोड़ोगे तो टीआईआर परफॉर्म नहीं हो पाएगा, याद रखना, ठीक है? चल आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं रेनबो। बड़ा ही प्यारा पसंद है रेनबो, है ना? रेनबो दिख जाता है तो सब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लग जाते हैं, रेनबो नियर माय हाउस, है ना? लड़कियां तो बहुत ही करती हैं ऐसी, ठीक है, जो भी है ना, ज्यादा बोलूंगा नहीं वरना लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी, ठीक है? तो हम देखते हैं भैया कि रेनबो कैसे बनता है, क्या है आखिर कला, कैसे बनता है रेनबो। यार मैं जब छोटा था ना, मुझे कभी समझ नहीं आ पाया कि यार, मेरे को ये तो पता था कि अगर प्रिज्म होता है तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट 7 रंगों में बट जाती है, पर मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई स्काई के अंदर तो कोई प्रिज्म ही नहीं है, तो स्काई के अंदर कैसे कैसे हो रहा है। और जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं 9th 10th क्लास के अंदर आया, तो मैंने समझा कि व्हाट इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, अभी बता रहा हूं, 90% लोग गलत जवाब देंगे, गलत जवाब देंगे। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं और मेरे को आंसर दो अभी के अभी, है ना? कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपको क्या लगता है रेनबो, जो हमारा रेनबो होता है ना भैया, रेनबो वो किसकी वजह से बनता है? वो किसकी वजह से बनता है? डिस्पर्जन की वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से? किसकी वजह से बनता है? बताओ, आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। अब 90% लोग लिख रहे हैं कि भैया डिस्पर्जन की वजह से बनता है। हमने पढ़ा ना, प्रिज्म, प्रिज्म होता है, प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है, उस वजह से ही तो बनता है। अरे बेवकूफो, गलत है। जिन्होंने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि रेनबो बनता है डिस्पर्जन प्लस टीआईआर, दोनों को मिलाकर, दोनों का मेल होता है, दोनों का मिलजुल के काम होता है। भैया ये क्या बोल दिया, थोड़ा समझाओ, ये तो समझ ही नहीं आ पाया, तो समझते हैं। देखो ये मेरी है रेन ड्रॉप, क्या है ये? बूंद, पानी की बूंद। एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दे मेरे को। ठीक है, दिख रहा है, चलिए। तो ये क्या है? पानी की बूंद। अब देखो क्या हुआ, ये सनलाइट है, ये सनलाइट है, ये पानी की बूंद है, क्योंकि रेनबो का फॉर्म होता है जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही होता है ना रेनबो फॉर्म। तो देखो बारिश गिर रही है, ये सनलाइट आई, ये सनलाइट आई, ये सनलाइट आई, ये क्या हुआ? ये टकराई, ये टकराई, ये अंदर गई, ये अंदर गई। अब क्या हुआ? मीडियम बदला, एयर से वाटर के अंदर आया। जब भी मेरा एयर से वाटर के अंदर आएगा तो क्या होगा?
रिफ्रैक्शन। आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और क्योंकि ये सनलाइट थी, क्योंकि ये सनलाइट थी, तो ये सनलाइट अलग अलग 7 रंगों के अंदर, अलग अलग 7 रंगों के अंदर टूट जाएगी। टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी? जल्दी बताओ। हाँ भैया टूट जाएगी, क्योंकि सनलाइट है, टूट जाएगी। और रिफ्रैक्शन हो गया और टूट गई। अब ये मेरी बूंद होती है, ये मेरी वाटर ड्रॉप होती है, तो अब ये वाटर ड्रॉप के दूसरे पार्ट पे टकराएंगे, है ना, टकराएंगे। अब क्या हुआ? ये मेरा डेंसर मीडियम है वाटर, और ये एयर क्या है? रेयरर मीडियम। देखना ये डेंसर है, ये रेयरर है। और जब भी डेंसर से रेयरर में जाता है, और एंगल जो होता है वो मेरा एंगल अगर मेरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? तो भाई ये टकराएंगी और ये वापिस आएंगी, ये वापिस आएंगी, ये वापिस आएंगी। देखिएगा, देखिएगा। हाँ जी भैया वापिस आएंगी, और वापिस आई। और अब क्या हुआ? अब वापिस से रिफ्रैक्शन होगा, वापिस से रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर से रेयरर का रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हो गया तो बाहर आ गई। देखो रिफ्रैक्शन आ गई, हो गया तो बाहर आ गई। और जब ये बाहर आई तो हमें 7 कलर दिखते हैं, जिन कलर को हम डिफाइन करते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। भैया उल्टा क्यों लिखा है? भैया उल्टा क्यों लिख रहे हो? भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, उल्टा ही लिखते हैं। क्यों उल्टा लिखते हैं? क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार। तो हमारा जो आता है आंसर वो उल्टा ही आता है। नीचे होता है V, नीचे होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे बनता है रेनबो। कभी भी रेनबो देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर होता है रेड कलर, नीचे होता है ब्लूइश कलर, है ना। वो क्यों दिखता है? 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, और हमारा जो रेनबो बनता है वो ऐसे बनता है विबग्योर। याद करने की टेक्निक है विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 कलर हमारे दिख रहे होते हैं। तो ये है हमारी रेनबो फॉर्मेशन की टेक्निक। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और क्या हुआ? और क्या हुआ? डिस्पर्जन हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे समझ कि रेनबो कैसे हुआ। मस्त टेक्निक है ना, है ना, इंटरेस्टिंग। और इस लेवल का क्वेश्चन अब आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। कभी भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन दी रेनबो फॉर्मेशन। कैसे समझाओगे? ये डायग्राम बनाओगे, जो मैंने आपको थ्योरी बताई वो थ्योरी लिखोगे, और ये पूरा ऐसे डायग्राम से समझाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं, क्या देखें भाई, क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक है सन इमिट्स 7 कलर लाइट इन द विजिबल रेंज। हमें पता है, हमको पता है कि भाई जो सूर्य होता है वो व्हाइट लाइट देता है। उस सफेद लाइट के अंदर 7 लाइट्स होती हैं विबग्योर। विबग्योर मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, वॉयलेट, इंडिगो, मैंने आपको पूरा विबग्योर का चार्ट समझा दिया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? जल्दी बता दो रे, बढ़ जाए आगे। बहुत सही, बहुत सही, अरे वाह, चलिए बहुत सही, विबग्योर समझ। आगे बढ़ा जाए। चलो 1-2 चीजें और आपको विबग्योर के बारे में मैं समझा देता हूं, क्योंकि आगे आपके काम आएंगे, है ना। ये मैंने लिख दिया पूरा विबग्योर, ये मैंने लिख दिया पूरा विबग्योर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान समझ। वेवलेंथ एक टर्म होती है, आपको पता होगा वेवलेंथ। हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ आप सभी ने सुना होगा, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है। याद रखना, जब हम विबग्योर में ऊपर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। क्या करती है बेटा? वापस बोलेंगे मेरे साथ, इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ कम, इंडिगो की ज्यादा, ब्लू की ज्यादा, सबसे बड़ी किसकी? रेड की। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है भैया जी? रेड की। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ज्यादातर आंसर आपके वेवलेंथ से ही आ जाएंगे। कैसे? अभी आगे समझाऊंगा। वेवलेंथ इंक्रीज होती चलती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की होती है। क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। एंड यार अगर आप कुछ सीख पाते हो मुझसे, हमारी मेहनत से, हमारे फ्री कंटेंट से, हमारी सारी, हम आपको जो बुक्स फ्री में देते हैं, नोट्स फ्री में देते हैं, सब कुछ, क्योंकि ये जो अब ये आप इतनी कलरफुल इमेजेस वगैरह देख पा रहे थे, उन सभी में टीम लगती है, एक कंटेंट की टीम है, एडिटर्स होते हैं सब, और उनको पैसा कौन देता है? हम देते हैं, मैं देता हूं, मेरी टीम देती है। तो
दैट इज व्हाट कि यार हम आपसे क्या चाह रहे हैं, हम आपसे चाह रहे हैं कि प्लीज शेयर करिए इन सभी चीजों को, चैनल अगर आप कर सकते हो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है सवाल, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। भैया जब हम आकाश में देखते हैं तो आकाश तो हमें ना वो दिखता है ब्लू ब्लू सा, ब्लू है पानी पानी वाला ब्लू नहीं, स्काई है ब्लू, क्यों दिखता है भैया, ये क्या है रीजन? सोचो, जल्दी आंसर दो, सोचो और आंसर दो फटाफट से, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से फटाफट से एक बार आंसर देंगे मैं, जल्दी 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 आंसर दीजिए। क्यों दिखता है भाई? आया? देखो अब मैं समझाता हूं, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है समझिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि जब एक लाइट आए, एक लाइट आए, व्हाइट लाइट आए, ये मेरी है व्हाइट लाइट, ठीक है, ये मेरी व्हाइट लाइट, जब ये टुकड़ों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये व्हाइट लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है तो ये क्या करती है? स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, स्कैटर हो जाती है मतलब फैल जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। कौन कौन से कलर हैं? विबग्योर। कौन कौन से कलर हैं? विबग्योर, है ना, विबग्योर। तो ऐसे इन कलर में ये फैल जाती है। तो आपको पता होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से जो हमारी लाइट स्प्रेड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। क्लियर है? क्लियर है? अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है? उसमें स्कैटरिंग का है। देखो सूर्य ने मेरे को किरण दी, सूरज से किरण आई, रे आई, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट आई तो स्काई के अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से टकराई 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 टकराई, बहुत बार टकराई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब वो टकराएगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल। आपको पता है एयर के पार्टिकल कितने होते होंगे? एयर के जो स्काई के अंदर पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनसे जो लाइट होती है वो स्कैटर तो होती है, बट सबसे सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट ही स्कैटर हो पाती है। समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, पार्टिकल बहुत छोटे थे, तो पार्टिकल ने कहा कि भैया जी हम तो उन्हीं को ही स्कैटर कर पाएंगे जो कि बहुत छोटे वेवलेंथ वाले हैं, बड़े लोगों से तो हम बातचीत नहीं करते, हम भी छोटे, हम छोटे लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो भाई सूर्य ने कहा मेरी किरणों के अंदर तो 7 कलर हैं, 7 कलर हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया जी हम तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाला है उन्हीं से ही बातचीत कर पाएंगे। तो सूर्य ने कहा कि सबसे कम वेवलेंथ वाला, अच्छा सबसे कम वेवलेंथ वाला तो मेरे पास ये है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, क्योंकि सबसे कम तो इन्हीं का ही होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू का। तो फिर कहा पार्टिकल ने कि भाई ठीक है हमें तो इन तीनों से बात करा दो, हम तो इन्हीं तीनों से बात करेंगे। तो बस फिर क्या होता है? इन तीनों की स्कैटरिंग हो जाती है और स्काई के अंदर केवल ब्लू कलर आपको दिखता है, और जो रेज आपके पास आती हैं वो आपको येलो कलर की दिखती हैं। दिखती है नहीं दिखती हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि सबसे कम जिनकी स्कैटरिंग हो पाती है वो कौन से होते हैं? टॉप 3, टॉप 3 येलो, ऑरेंज, रेड। क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो छोटे पार्टिकल तो हाथ जोड़ लेते हैं, वो कहते हैं भैया हम तुम्हें स्कैटर नहीं कर पाएंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो सीधा सीधा चले जाओ। ये सीधा सीधा चले जाते हैं, इस वजह से सनलाइट हमें येलो दिखती है और स्काई हमें ब्लू दिखता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो हमने क्या करा, हमने रिश्ता बना लिया कि भैया जी सूर्य जी ने किरणें भेजी, पार्टिकल जी हाथ जोड़ के सामने खड़े थे, उन्होंने कहा भाई हम तो उन्हीं से बात करेंगे जिनकी वेवलेंथ कम होगी, बड़े लोगों से हम बात नहीं करते। तो सूर्य जी ने कहा हमारे पास तो 3 लोग हैं जिनकी वेवलेंथ कम है, तो ये 3 थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो उन्होंने कहा ठीक है इन तीनों को भेज दो, बाकी लोगों को भेज दो, बाकी लोगों को निकाल दो यहां से। तो इन तीनों के साथ इन्होंने मिले और स्कैटर कर दिया, स्कैटर कर दिया तो स्काई पूरा ब्लू हो गया और सनलाइट येलो हो गई। कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा जाए स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ब्लू क्यों होता है। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो क्या ही देंगे, है ना। तो समझ गए होगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे होती है।
चलिए अब ये पूरा इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। वैसे मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, मुझे नहीं लगता आपको इस पढ़ने की जरूरत है, बट एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए कि ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर लाइट बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। ये इसकी डेफिनेशन है ना, बट डेफिनेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको समझ आ पाया जो मैंने आपको समझाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि भाई व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज। भैया जब भी सुबह उठते हैं ना, वैसे तो भैया हम सुबह उठते नहीं है, हम तो लेट जगते हैं, बट फिर भी कभी कभार जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, जब सनराइज हो रहा होता है, तो ना रेड रेड दिखता है सब। ऐसा क्यों होता है भैया? स्काई भी पूरा रेड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा क्यों बताएं, क्यों होता है भाई? अब इसका आंसर तो आप लोग खुद दे सकते हो, वही कॉन्सेप्ट है, सोचो क्यों होता है भाई? सोचो सोचो भाई सोचो, स्काई कैसे पूरा रेड हो जाता है? जल्दी जल्दी। अब इसका आंसर तुम कमेंट में दोगे, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सोचना। नहीं आता तो किसी ना किसी ने तो कमेंट में सही आंसर दे रखा होगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग सोचना, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको सारी चीजें यहां पर क्लास में नहीं कराता, कुछ होमवर्क भी देता हूं, क्यों? ताकि आप सोच पाओ। नहीं मिलता तो नेट पे सर्च कर लेना, बट वही वेवलेंथ का ही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखें। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा ये तो उसी का आंसर है, ये तो उसी का आंसर है। इस आंसर को वैसे हम अभी देखेंगे नहीं, है ना, कि क्यों हमें स्काई जब हम सनसेट या सनराइज होता है तो हमें रेड क्यों दिखता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे नहीं, अभी हम देखते हैं दूसरा। अब देखो अगला सवाल यह है कि भैया जी जो स्टॉप का साइन होता है, जो स्टॉप बोर्ड होता है, वो रेड कलर का क्यों होता है? भैया जो ट्रैफिक सिग्नल में रुकने का साइन होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? भैया ट्रेन को रोकने के लिए लाल कपड़ा ही क्यों दिखाया जाता है? पुराने जमाने में दिखाते थे ना लाल कपड़ा, वो क्यों दिखाते हैं? क्यों? वाई ओनली रेड? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जब हमारी लाइटें चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, तो रेड भैया का जो औकात है वो सबसे बड़ी है, तो वो स्कैटर नहीं होंगे, वो कहेंगे हैं मैं थोड़ी ना पिघलूंगा, मैं तो सख्त लौंडा, मैं नहीं पिघलता। तो वो तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेड जो होता है वो स्कैटर नहीं होता ड्यू टू हाई वेवलेंथ। समझ गए? बस इतना सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। अब ये आपका अगला होमवर्क, वाई येलो कलर टू स्कूल बस। स्कूल बस क्यों येलो कलर की होती है? इसका बड़ा ही अजीब सा आंसर है, फनी आंसर है, सोचना इसके बारे में। ठीक है, कि क्यों होती है भाई, क्यों होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फालतू नहीं करा रहा मैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला, अगला। अब देखो अगला सवाल ये है कि साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि तुझे सितारा दिखता है ना, देखो इमेजिन करो तुमने ऊपर से सितारा देखा, ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखें, इन आंखों ने एक सितारा देखा, स्टार देखा, तो वो एक्चुअल पोजीशन थी ही नहीं स्टार की। भैया ये क्या बात कर रहे हो, ये तो डरा रहे हो आप हमको, हमारी आंखें सही से काम नहीं करती क्या? अरे सही से काम करती। तुमने वो क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करा होगा ना, कि जब हम पेंसिल को पानी के अंदर डाल देते हैं आदि, और ऐसे साइड से देखते हैं तो पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है। क्यों दिखती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। पानी के अंदर जब भी हम एक पेंसिल ऐसे डुबा के रखते हैं तो बेंडेड दिखती है, ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। क्यों दिखती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली एक्चुअल स्टार जो होता है वो इधर होता है, वो स्टार की जो लाइट होती है वो आपके पास ऐसे बेंड करके आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से भैया? रिफ्रैक्शन की। देख लीजिए, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट बेंड होके आती है। तो आपको क्या लगता है? आपकी आंखें बोलती हैं कि भैया फिर तो एक्चुअल स्टार तो यहां पर होगा, और आपको लगता है स्टार यहां पर है। सेम फिनोमिना हम रिफ्रैक्शन में बहुत बार बता चुके हैं। तो याद रखना जितनी भी हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, स्टार्स, मून, सन, उनकी एक्चुअल पोजीशन से हम ऊपर देखते हैं, एक्चुअल पोजीशन नीचे होती है बट हम देखते हैं ऊपर है। क्यों? क्योंकि भाई रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाई डज सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स टू स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। नोट डाउन कर लीजिए, क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्या आंसर है?
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में क्योंकि चेंज होता रहता है ना, रिफ्रैक्शन होता रहेगा, तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट डिलेड सनसेट। क्या किसी को भी पता है क्या, एक बार कमेंट में करेंगे, एक बार बताएंगे मेरे को, किसी को पता है क्या ये कॉन्सेप्ट किसी को पता है क्या। पता है किसी को? समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो सूर्य है, सन को आप उसके सनराइज से 2 मिनट पहले ही देख लेते हो। ये क्या बात कर रहे हो, हम क्या सुपर हीरो है क्या, 2 मिनट पहले देख लेते हैं? अरे नहीं, तुम नहीं, सभी 2 मिनट पहले देख लेते हैं। और सनराइज होने के 2 मिनट बाद तक भी तुम सूर्य को देख सकते हो। ये कैसी बात कर रहे हो यार आप। हाँ पॉसिबल, ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ये तुम हो, ये कौन है, चिंटू लाल। कौन है बेटा, चिंटू लाल। चिंटू लाल जी बैक, ये हम है चिंटू लाल। चिंटू लाल, ये रहा हमारी पृथ्वी और ये रहा हमारा चिंटू लाल। चिंटू लाल सूर्य को कब देख सकता है, जब सूर्य चिंटू लाल की नजरों के सामने आएगा, होरिजन पे आएगा, है ना, होरिजन पे आएगा, तभी तो चिंटू लाल देख पाएगा। बट जब मेरा सूर्य नीचे होता है तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सूर्य की किरणें ऐसे आती हैं और ऐसे रिफ्रैक्ट होकर चिंटू कुमार तक पहुंच जाती हैं। देखो, चिंटू कुमार तक पहुंच जाती हैं। तो जैसे ही ये चिंटू कुमार तक पहुंची तो चिंटू कुमार को तो लगेगा ना कि भाई सूर्य तो आ गया, सूर्य देव तो आ गए। अरे हाँ, तो चिंटू कुमार कहेगा यार ये तो सूरज तो आ गया, जब पर सूरज आया नहीं होता। तो 2 मिनट का टाइम गैप इसलिए होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली जब हमारा सूर्य डूब जाता है, जब हमारा सूर्य नीचे डूब जाता है तो भी 2 मिनट बाद हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अरे वाह भैया, ये तो बहुत सिंपल है। कभी स्कैटरिंग होती है, कभी एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज वेरी सिंपल। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट फिजिक्स। हर जगह फिजिक्स है, तुम इधर देखो, उधर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह फिजिक्स है यार। कितनी प्यारी चीज है फिजिक्स यार, फिर भी तुम डरते हो, भागते हो, घबराते हो, क्यों? इतनी सिंपल तो है। क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या मुश्किल है इसमें, बताओ तुम। अरे भैया यार, क्या मुश्किल है ना। चलिए चलिए, ये क्या है भैया, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। ये इसका आंसर है, इट इज बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन when the sun is slightly below the horizon, light coming from it travels less dense to more dense। मतलब वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, लाइट आती है और चिंटू कुमार को दिख जाता है सूरज, जबकि सूरज उगा नहीं होता। तो वही चीज है भैया, ये तो बड़ी सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है, मजा सा नहीं आ रहा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। Why do stars twinkle but the planet no? हम बचपन में पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर। हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते, ट्विंकल ट्विंकल सन, ट्विंकल ट्विंकल प्लेनेट, हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? स्टार को ही हम क्यों ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं? वाई डज ओनली स्टार ट्विंकल, लुबजुब क्यों होता है स्टार, प्लैनेट्स क्यों नहीं लुबजुब होते? इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे नजदीक हैं, जबकि जो स्टार है वो बहुत दूर है। और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो भैया जी बहुत सारे फिनोमिना आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन आ जाता है, डिस्पर्शन आ जाता है। उस वजह से हम स्टार को ट्विंकल होते हुए देखते हैं, जबकि अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट ट्विंकल होते नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है ना, समझिए। ठीक है, क्लियर है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समझ गए बेटा क्यों होता था भाई? क्यों? क्योंकि स्टार बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ ईयर, इतना डिस्टेंस है उसमें, तो बहुत दूर से आती हैं लाइट रे, बहुत दूर से आती हैं भैया, फिर बहुत सारे फिनोमिना भी तो लगेंगे ना रे, फिनोमिना भी तो बहुत सारे होंगे ना। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ये है कि भैया जी स्टार ट्विंकल बिकॉज टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एज द एटमॉस्फेयर चर्न्स द लाइट्स फ्रॉम द स्टार इज रिफ्रैक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार बहुत दूर है, तो जब लाइट आएगी तो भाई वो रिफ्रैक्टेड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और जब वो आ रही है, जैसे बहुत दूर से आ रही है, देखो बहुत दूर से आ रही है, ये अगर मेरा सन है,
देखो एग्जांपल से समझाता हूं। सूर्य जो है हमसे बहुत नजदीक है, सूर्य तो बहुत नजदीक है, तो सूरज हमें कभी ट्विंकल होता नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भाई सिंपल सा रीजन है, सूर्य को बहुत कम पाथ ट्रेवल करना होता है, लाइट को बहुत कम पाथ ट्रेवल करना होता है, बट जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। तो जब वो बहुत दूर से आते हैं तो रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्शन से टर्बुलेंस होता है, लाइट इधर उधर फैलती जाती है, इस वजह से हमें ट्विंकलिंग दिखती। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? बोल दे रे, फटाफट बोल, फटाफट बोल। क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, वो वाला समझ नहीं आया? तो देखो स्टूडेंट्स को वो वाला एग्जांपल समझ नहीं आया कि भैया आपने एक होमवर्क दिया था बट हम तो गधे हैं, हमसे होमवर्क नहीं होगा। अरे बहुत बच्चों ने कर भी दिया, पर जिनसे नहीं हुआ उनको समझा देता हूँ। कहाँ रह गया? कौन सा था, कौन सा एग्जाम्पल था वो जो आपको समझ नहीं आया? वो था ये कि हमारा एटमॉस्फेयर रेड क्यों होता है जब सनराइज या सनसेट होता है। तो देखो इसके लिए अपन समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब मिड डे होता है, जब दिन दिन का समय होता है, दिन के समय में क्या होता है? देखो दिन के समय में सूर्य ऊपर होता है, तो उसकी किरणों को बहुत कम डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, इतना से जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है। देखो कोई दिक्कत? हाँ नहीं कोई दिक्कत। तो जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कम स्कैटर होगी, ऑब्वियस सी बात। कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कम स्कैटर होगी, और अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो सिर्फ ब्लू ब्लू लाइट स्कैटर होंगी, रेड वाली तो जाएगी नहीं, क्योंकि रेड तो हमारी सबसे महान होती है, रेड की वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होती है। बट जब हमारा सनराइज या सनसेट होता है तो हमारा सन होता है यहां पर, यहां पर देखो दिख रहा है, आदमी है चिंटू लाल यहां पर है, चिंटू लाल यहां पर है, सन यहां पर है। तो अब जो डिस्टेंस है, जो लाइट का डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ चुका है, अब वो बढ़ चुका है, अब वो बढ़ चुका है। तो लाइट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, और जब लाइट बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उतना ज्यादा स्कैटर होती है, और उतना ज्यादा स्कैटर होती है तो भाई देख पार्टिकल जो था ना, पार्टिकल क्या बोलता था सूर्य से कि भाई मेरे लिए तो तुम छोटी चीजें भेजो, जैसे विबग्योर में VIB, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, उन सबको तो मैं स्कैटर कर दूंगा, बट मैं ना ये रेड वाली को स्कैटर नहीं कर पाऊंगा। बट अब क्या हुआ, अब बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन सारे स्कैटर हो चुके हैं। अब पार्टिकल ने बोला अब है हमारी बारी, अब हम रेड वाले को भी स्कैटर कर देंगे। तो क्या करता है वो, रेड वाले को भी स्कैटर कर देता है, और अब आपको स्काई जो है वो रेड दिखेगा, स्काई जो है वो रेड दिखेगा। तो याद रखना सनसेट या सनराइज के दौरान क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है लाइट का, लाइट का जो पाथ है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो क्या होगा मित्रों, स्कैटरिंग बढ़ेगी, स्कैटरिंग बढ़ेगी तो रेड लाइट भी स्कैटर हो जाएगी, बस सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? सही है, चलिए बहुत सही। तो इसी के साथ हमने कर दिया है चैप्टर समाप्त। क्या बात है। एंड स्टूडेंट्स यार एक दो चीजें हैं जो मुझे आपसे कहनी है। देखो जब भी हम एक चैप्टर करते हैं तो आई नो कि हम बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, बट उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते। जितना तुम में से जो बच्चे अभी तक टिक पाए हैं, जो अभी तक यहां तक चैप्टर के एंडिंग तक टिक पाए हैं, यू आर दी वॉरियर्स। तुम हो लड़ाकू, तुम में जज्बा है, तुम में जुनून है, तुम्हें पता है तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है और तुम अच्छे नंबर लाओगे, एंड तुम वॉरियर्स। मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उखाड़ोगे, तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बन। ठीक है, इसी के साथ जो लास्ट में हम करते हैं कि अब अपना जोश लेवल तो तुम कमेंट कर दो फटाफट से कि तुम्हारा जोश लेवल क्या है। उसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर को अच्छा लगता है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करेंगे, बट अगर आपको ये लेक्चर सही में से समझ आ पाए और आप जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे, हमने हमारी एक खुद की क्वेश्चन बुकलेट बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे भाई, ये मेरा आपसे वादा था। क्वेश्चन बुकलेट बना रखी है भाई पूरी की पूरी, चेक करना लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करना लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उस क्वेश्चन बुकलेट को प्रैक्टिस करना, उसके अंदर आपको लेटेस्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग उस लेवल के, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सारे ट्राई करना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बुकलेट बना रखी है आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नोट्स टेलीग्राम पे डल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट अगर आपको सही में मजा आए
तो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी जरूर डालना जिसमें कि आप मेरे को टैग करना और लिखना जो भी आपके फीडबैक है, जो भी आपके फीडबैक है, ठीक है, वो आप टैग करके जरूर लिखना कि भैया जी मजा आया नहीं आया लेक्चर में। अगर आया तो इंस्टाग्राम पे डाल दो और अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई अगर पढ़ना है तो EXP अब है, प्रशांत भैया हैं। शुक्रिया एवरीवन। एंड काफी टाइम से हम बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में सारी चीजें कर रहे हैं, आगे भी करेंगे एंड ये चीज तो चलती रहेगी। पर यार ये मकसद रेवोल्यूशन तब तक नहीं हो पाएगा पूरा जब तक तुम लोग सीरियसली नहीं लोगे, जब तक तुम लोग नंबर अच्छे नहीं लोगे। ये जो रेवोल्यूशन है, जो मैं चीज करना चाह रहा हूं, वो उस दिन मानी जाएगी जिस दिन तुम लोग, तुम में से, हाँ तुम में से कोई आए और बोले भैया फ्री कंटेंट से 99%, फ्री कंटेंट से 98, 95। प्राउड फीलिंग होगी भाई दिल से। अगर कर सकते हो कुछ भी मेरे लिए तो इतना करना, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, केवल अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। उन रिश्तेदारों को चुप कराएंगे और उन रिश्तेदारों से बोल देंगे कि भाई जोश है हमें, फाड़ दिया एग्जाम। ऑन दिस नोट शुक्रिया, चलिए टेक केयर। पूरा लेक्चर देखा है तो बहुत बढ़िया। एंड वो जो होमवर्क क्वेश्चन था एक और दे रखा था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, ठीक है, ताकि जिस बच्चे से सॉल्व ना हो पाए वो भी आंसर आपका देख सके। तो कमेंट में जरूर लिखना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।